ये क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। ये आपको बताना है कौन से म्यूजिक घराने की बात हो रही है, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना या पटियाला घराना। ये घराना जो है ये स्टार्ट किया था उस्ताद बड़े फतेह अली खां और अली बख्श खान इन्होंने। तो याद रखिए, जब जो जैसे मुस्लिम धर्म में हम वर्ड यूज़ करते हैं उस्ताद, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन, और जो हिंदू धर्म के अगर कोई बहुत बड़े गायक या कलाकार हैं, संगीतकार हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे वो थे पंडित रविशंकर, तो पंडित यूज़ करते हैं मैडम। और उस्ताद वर्ड यूज़ करते हैं जो मुस्लिम कोई अगर बहुत बड़े संगीतकार वगैरह होते हैं। तो ये जो घराना है, कौन से घराने की बात हो रही है, इसको स्टार्ट किया था उस्ताद बड़े फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श खान ने 19वीं शताब्दी में। ये घराना जो है ये ग्रेटर रिदम पे जोर देता है म्यूजिक में, ग्रेटर रिदम। इसमें तान, गमक और गायकी, तराना का स्टाइल यूज होता है गाने के लिए। ये घराना कौन सा है? ये घराना है पटियाला घराना, पटियाला घराना। और इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं आपको। पटियाला घराना जो है, इनके जो भी इनकी लेखनी होती है, जो भी कंपोजिशन होते हैं, उनमें इमोशंस का बहुत रोल होता है, इमोशंस। और ये अलंकार काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसको ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं, अपनी लेखी में, अपनी गायकी में, और तान बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बड़े गुलाम अली खां साहब जो हैं वो भारत के सबसे ग्रेटेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट में जाने जाते हैं। और राग दरबारी वो भी काफ़ी फेमस है। जो बड़े गुलाम अली खां साहब है वो राग दरबारी विशेष तौर पर उसका संगीत यूज़ करते थे, उसको गाते थे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से बायोपायरेसी क्या होता है? ठीक है, बायोपायरेसी। सबसे पहला, अनएथिकल एप्रोप्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल दैट आर नेटिव टू अ पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, यानी किसी विशेष कंट्री या विशेष किसी जगह की कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल उसका मिसयूज करना, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना, उसको बोलते हैं। दूसरा, किसी पौधे या जानवर को क्लोन करना, यानी प्रतिरूपण करना, उसकी कॉपी बना लेना। जैसे कोई पौधा है, आपने इलीगली उसकी कॉपी बना ली कई सारी और कमर्शियल एक्सप्लॉइट करा, तो ये ऑथेंटिक लीगल या मेडिकल परमिट के बिना किसी जानवर या पौधे की क्लोनिंग करना, उसका प्रतिरूपण करना। तीसरा, बायो वेपन्स जो होते हैं, जैसे सरीन गैस वगैरह, आपने सीरिया में सुना होगा, अभी जो असाद है उसने अपने ही सिविलियंस पे बायो वेपन्स का इस्तेमाल करा। फॉस्जीन गैस, सरीन गैस, कई तरह की गैस यूज़ की जाती हैं इसमें बायो वेपन के तौर पे। उनका अवैध रूप से उत्पादन करना, उनकी इलीगली मैन्युफैक्चरिंग करना बायो वेपन्स की, उसे बोलते हैं बायोपायरेसी। और चौथा, अगर आप किसी कंट्री के अंदर विदेशी जानवर या विदेशी पौधे ले आते हो और उससे उस देश के जानवर या पौधों पर नुकसान पहुंचता है और उनकी जैविक विविधता कम होती है, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो क्या है आंसर? आंसर है इसका फर्स्ट, अनएथिकल एप्रोप्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल दैट आर नेटिव टू अ पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी। और मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, एक बड़ा अच्छा केस हुआ था 1992 या 94 की बात है, अर्ली 90s की बात है। मतलब अमेरिका में दो वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के, एनआरआई थे बेसिकली। वो अमेरिका की सरकार के पास गए और बोले हमने एक खोज करी है। अमेरिका की सरकार बोली कि आपने क्या खोज करी है? तो वो बोले कि हमने ये खोज करी है कि जो हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल हो सकता है कई चीज़ों में स्वास्थ्य के सुधार के लिए। अब ये तो भारत में सबको ही पता है कि हल्दी का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एंटीसेप्टिक का काम करती है, बैक्टीरिया वगैरह को मारती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो ये तो हमारी बहुत ही पुरानी जानकारी है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है। हमारा जिसे कहते हैं गौरवशाली भारत, तब से ये चली आ रही है। हमारे जो पुराने वो थे, जैसे धन्वंतरी थे, या हमारे जो चरक थे, चरक संहिता है, या दूसरे जो बुक्स हैं, उनमें सब मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन उन्होंने अमेरिका की सरकार को ये बताया, ये खोज हमने करी है कि हल्दी का इस्तेमाल जो है आप इन चीज़ों के लिए कर सकते हो। ये बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है। यानी आप किसी देश की जो नॉलेज है, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल किसी देश का या बायोलॉजिकल नॉलेज, आप उसको अपनी बता रहे हो कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन के लिए, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, उसको अनएथिक तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। अब जैसे मान लो जामुन है, कई लोग जामुन खाते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, या करेले का जूस पीते हैं, ये सब करते हैं। अगर मान लो मैं कल वहां चला जाऊं, डेनमार्क या कहीं किसी दूसरे देश में चला जाऊं, और मैं कहूं मैंने अचानक खोज करी है ये, तो फिर मेरे को उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या होता अगर मान लो उन दो लोगों को ये उनके नाम ये क्रेडिट हो जाता कि भाई ठीक है आपने खोज करी है, उससे उनको एक विशेष अधिकार मिल जाता उस चीज को बेचने का कमर्शियली। क्योंकि जो जिस चीज की खोज करता है उसको उस चीज का अवार्ड मिलता है कि ठीक है आप इसको कुछ समय सीमा के लिए आप ही बेच सकते हो। अब कल मैं जाके बोल दूं अगर अमेरिका में कि जामुन की खोज मैंने करी है कि भाई जामुन से डायबिटीज कम होता है, तो मुझे एक पेटेंट मिल जाएगा कि ठीक है जामुन से मिलने वाला जो केमिकल है आप
उसको बेचेंगे, कोई और नहीं बेचेगा। लेकिन वो तो सबको पता है, वो मेरी नॉलेज नहीं है। इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। क्लियर है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे बासमती चावल, एक बार किसी ने कोशिश करी कि बासमती चावल जो है हम उसको क्लेम कर लेंगे, लेकिन रिजेक्ट हो गया था। किसी ने एक बार नीम के पेड़ से मिलने वाली जो औषधीय गुण है उनको पेटेंट कराने की कोशिश करी, लेकिन ये सब बायोपायरेसी के एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी। आपको बताना है कि जो संघवाद है, जो फेडरल फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके इनमें से कौन से फीचर हैं? बाईकैमरलिज्म यानी 2 सदन, निचला सदन और ऊपरी सदन जो होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव है इतनी आसानी से नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में रिजिड रहेगा, फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं रहेगा। और संविधान जो है उसमें संशोधन उतना आसान नहीं होगा। तीसरा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लचीला रहेगा, यानी बिल्कुल इसका उल्टा। और चौथा, डिवीजन ऑफ पावर यानी जो पावर है उनको डिवाइड करो, उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इनमें से फेडरल फीचर कौन सा है? तो फेडरल फीचर है इसमें बाईकैमरलिज्म, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और डिवीजन ऑफ पावर, यानी ए, बी एंड डी। कॉन्स्टिट्यूशन लचीला नहीं होना चाहिए, वरना केंद्र सरकार क्या करेगी? बार बार संविधान को अपने हिसाब से उसे संशोधन उसमें कर देगी। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, संविधान को उसमें संशोधन करना उतना आसान नहीं है। तो ये अच्छी बात है, उसमें केंद्र सरकार उतनी आसानी से अपनी चला नहीं सकती। बाईकैमरलिज्म का फायदा ये है, अब जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, तो अगर लोकसभा कोई फालतू का बिल पास करना चाहती है तो राज्यसभा उसे पास नहीं होने देती, उस पर उसको रोक सकती है। तो ये बाईकैमरलिज्म का फायदा हो गया। ये सब फेडरल है, मतलब बेसिकली फेडरल का मतलब बस ये है कि सारी जो ताकत है वो उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो पावर को, राज्यों को भी दो, केंद्र को भी दो। जैसे भारत एक बहुत अच्छा फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है संघवाद का, क्योंकि इसमें क्या है कि मान लो केंद्र सरकार कोई किसी राज्य को हुक्म दे तो वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। अमेरिका का भी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ए, बी और डी ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फेडरल स्ट्रक्चर हैं ये एक बार फटाफट देख लेते हैं। डुअल पॉलिटी, दूसरा डुअल पॉलिटी का मतलब है एक राज्य की सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है। दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो रिटन है। डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये बहुत जरूरी है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो पूरी स्वतंत्र हो, और बाईकैमरलिज्म, ये एग्जांपल है फेडरल के। और यूनिटरी का क्या होगा? जो बिल्कुल इसका उल्टा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और हमारे यहाँ क्या है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में जो चीजें हैं उन पे केंद्र सरकार का जोर रहता है, लेकिन स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार का, और कंकरेंट में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो इससे भी ये भी एक एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर का। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फीचर हैं यूनिटरी के। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। मैप, नक्शे का सवाल है ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये देखो, ये कौन सा वाटर बॉडी है? बाल्कन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बाल्टिक सी या नॉर्थ सी? तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया है ये जो देश है ये है स्वीडन, ये स्कैंडिनेविया है, ये स्वीडन है, ये स्वीडन है, ये यूके है, ये इंग्लैंड, ये स्कॉटलैंड और ये नीचे वेल्स, ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये यहाँ पे रशिया हो जाएगा ये, ठीक है। ये छोटे छोटे कंट्री हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया वगैरह, ये सब, बेलारूस हो गया नीचे ये सब। तो ये कौन सा है? ये है बाल्टिक सी। यहाँ पे देख लो डायग्राम में, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, और ये डेनमार्क है, और ये जो है ये बाल्टिक सी है। और अगर पूछें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया और ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है ये यहाँ पे है, ये वाला, ये जो रशिया और फिनलैंड के बीच में है, ये रशिया का शहर है सेंट पीटरबर्ग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये एक अलग अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको जो एक बॉडी की कोशिका है वो लेफ्ट कॉलम में दी है और एक राइट कॉलम में दिया है उसका काम या उसका रोल। तो जो हमारे इसमें कोशिकाएं हैं वो हैं बी सेल, टी सेल, इंटरफेरॉन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 चीजें दी हुई हैं, हो सकता है इनमें से कोई सेल ना हो, कोई और चीज हो, और दूसरा है रोल क्या है इनका। तो इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। सबसे पहला हमारी बॉडी में बी सेल करते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या ये ठीक है? देखो हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन जाता है, एंटीजन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, वो डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जब वो हमारी बॉडी में जाए और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम उसको एक्टिवेट करे, उसको बोलते हैं एंटीजन। और जब एंटीजन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, और ये बनाते हैं बी सेल, इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को यानी एंटीजन को न्यूट्रलाइज जब किया जाता है इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन।
तो ये पहला ऑप्शन ठीक है, बी सेल बहुत जरूरी है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। दूसरा ऑप्शन है टी सेल। टी सेल में लिखा है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। टी सेल जो होते हैं ये बेसिकली थाइमस से रिलीज होते हैं और बी सेल बोन मैरो से रिलीज होते हैं, इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं क्योंकि थाइमस से रिलीज होते हैं। हालांकि यहां बता दूं आपको कि बी और टी दोनों सेल बनते बोन मैरो में ही है, लेकिन टी सेल मैच्योर थाइमस में होते हैं। तो थाइमस इनको रिलीज करता है टी सेल को, और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये सेल को जो भी फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी में जिसको एंटीजन बोलते हैं उसको एक खा जाते हैं। यानी बी सेल और टी सेल जो है दोनों ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन तरीका अलग है। बी सेल एंटीबॉडी बनाकर जो एंटीजन है उसको खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। और जो टी सेल है ये हमारी बॉडी में उसको डायरेक्टली खा जाते हैं, यानी ये मैक्रोफेजिस और लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। अब सवाल ये है कि मैक्रोफेजिस और जो लिम्फोसाइट है उनको पता कैसे चलेगा किस जगह पे जाना है, तो इसके लिए ये टी सेल कुछ खास तरह के केमिकल बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स, और ये इंटरल्यूकिन की मदद से पहुंच जाते हैं वहां पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और टी सेल, और ये सारे मिलके उसको खा जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये भी ठीक मैच किया हुआ है। तीसरा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होस्ट सेल है वो सिक्रेट करते हैं किसी वायरस से इंफेक्शन जब हो जाता है तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटीवायरल, ये भी ठीक है। और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर 1। प्रोथ्रोम्बिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, पहला है फिब्रिनोजेन, तो ये वाला गलत है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है इनकरेक्ट पेयर, तो इसमें है ओनली डी। तो इसमें ओनली डी इज करेक्ट, या आप इसको पहले ऑप्शन को डी कर सकते हैं। अब ये आपको सुमेलित करना है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। लेफ्ट में आपको घास के मैदान दिए हैं और राइट में आपको कंट्रीज दिए हैं जहां पे है। इस तरह के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट है। सबसे पहला है प्रेरीज, दूसरा स्टेपीज, तीसरा वेल्ड और चौथा सेराडोस, और राइट में कंट्री दिए हुए हैं, तो ये आपको मैच करना है। प्रेरीज जो हैं ये कहां पे हैं, ये हैं नॉर्थ अमेरिका में, और वेल्ड्स कहां पे हैं, वेल्ड्स हैं अफ्रीका में, तो इसमें होगा C3। और स्टेपीज हैं रशिया में, तो A1 B2 C3, और सेराडोज हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में पैम्पास भी हैं और सेराडोज दोनों हैं, तो ये हो गया A1 B2 C3 D4, यानी कि आंसर है 4। ये एनसीईआरटी का फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज हैं रशिया और एशिया में, सवाना है अफ्रीका में, वेल्ड भी हैं अफ्रीका में, और पंपास, यानोस और सेराडोस ये तीन हैं साउथ अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में है रेंजलैंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9। ये जो आपको डांस है, 4 नृत्य दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का है। रासलीला, दादरा, जवार और मटकी, इनमें से उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है। तो रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का है, राधा और जो कृष्ण ब्रज का है ये नृत्य, राधा कृष्ण का जो एडोलेसेंट का पीरियड था उसमें ये प्रदर्शित किया जाता है। दादरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है, और ज्वार, जो ज्वार होता है ये एक फसल होती है, तो इसके उगने पे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ज्वार। और मटकी जो है ये भी मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंड एरिया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसका है। तो ए और बी उत्तर प्रदेश के हैं, आंसर है ए एंड बी यानी कि 3rd। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोटो है नितिन सिंघानिया किताब की है, इसको आप जरूर खरीदें। तो दादरा जो है ये एक सेमी क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, और इसे जो लखनऊ में जो कर्टिसान्स थी जो वो उनमें काफ़ी पॉपुलर था ये। और जो ज्वार है ये फसल होती है, इसके पकने पे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मटकी जो होता है ये मालवा रीजन मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो प्रियम्बल है इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोला जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी और सेकुलर, ये 3 शब्द हमने ऐड किए थे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो पहले वाला ऑप्शन ठीक है, दूसरे वाला गलत है। सोशलिस्ट ऐड किया था, सेकुलर किया था, फ्रेटर्निटी नहीं किया था, हमने इंटेग्रिटी किया था ना कि फ्रेटर्निटी। और 42nd अमेंडमेंट जो है 42वां संशोधन, इसे मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। तो इसमें ए ठीक है, तो आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। आपको यह पता होना चाहिए कि इसको प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था। यह कहा था N.A. पालखी वाला ने। N.A. पालखी वाला ने कहा था जो प्रियम्बल है उसको आइडेंटिटी कार्ड। और ये जो शब्द हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये हमने ऐड किए थे 1976 में। यहां पे ये भी बता दूं कि प्रियम्बल में जो ये 3 वर्ड हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने लिए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। अब है मैप का क्वेश्चन। ये जो वाटर बॉडी है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा है ये आपको बताना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके जो साउथ ईस्ट में है केबैक, और साउथ वेस्ट में है ओंटारियो, इसके वेस्ट में है मैनिटोबा, और नॉर्थ वेस्ट में है न्यूनावेट। तो ये कौन सी वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं हडसन बे। वेरी इंपॉर्टेंट, हडसन बे इन कनाडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट, हम उस तत्व को बोलते हैं, उस एलिमेंट को बोलते हैं जो दूसरे जीन को मार देता है।
अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। उसको बोलते हैं सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट। ये बात हो रही है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता की। और दूसरा ये कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं, हाइब्रिड सीड। दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है? जब एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ट्रांसफर होता है किसी दूसरे पौधे का, यानी एक प्लांट का एंथर दूसरे के स्टिग्मा में चला जाएगा, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जब एक ही प्लांट का एंथर उसी के स्टिग्मा में चला जाता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो एंथर है ये स्टेमेन का पार्ट होता है यानी मेल पार्ट होता है, और जो स्टिग्मा है वो कार्पल यानी कि फीमेल पार्ट होता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। जो हाइब्रिड सीड होते हैं ये बनते हैं तो इनमें रेजिस्टेंस अच्छा होता है रोगों के प्रति। ये आनुवांशिक तौर पर एवोल्यूशन यानी क्रमागत उन्नति करते हैं तो उससे इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं वो एक लेवल के बाद क्योंकि उनमें बदलाव नहीं आते बहुत ज़्यादा, तो उनमें क्रमागत उन्नति नहीं होती, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाती। और सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट ये गलत है। सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट वो है जो अपनी ही एक तरह का प्रतिरूपण करता है, एक तरह की अपनी ही कॉपी बनाता रहता है, बार बार अपने आप को ही एक तरह से क्लोन करता रहता है और अपनी कॉपी बना बना के वो अपने आप को ही एम्फसाइज करता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं मारता, यानी दूसरी जीन्स को नहीं मारता। और जीन क्या होते हैं मैं बता चुका हूं। हमारी बॉडी में जितना भी डीएनए वो सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है और बनाता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा उसे बोलते हैं जीन। इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो बी है ये ठीक है, आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। आपको बता दूं ग्रेगोर मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उन्होंने जो मटर का पौधा होता है पी यानी पाइसम सटाइवम उसे चूज किया था क्योंकि यह पौधा सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह का पॉलिनेशन करता है। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। इनमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिन्हें टेम्परेरी मेंबर भी आप बोल सकते हो। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ये भी याद रखिए। तो ये 5 मेंबर तो हमें पता है कौन कौन है ये, लेकिन जो 10 मेंबर हैं ये कौन से महाद्वीपों से चुने जाते हैं? अब इसमें जो 10 मेंबर हैं इनमें से 5 चुने जाते हैं अफ्रीका और एशिया से, 1 मेंबर चुना जाता है ईस्टर्न यूरोप से, 2 मेंबर चुने जाते हैं लैटिन अमेरिका से यानी साउथ अमेरिका से, और 2 मेंबर चुने जाते हैं वेस्टर्न यूरोप से। तो ये हो गए टोटल 10। इनमें से गलत कौन सा है? तो ये चारों ही जो हैं ये ठीक है, आंसर है नन इज इनकरेक्ट। पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो नन इज इनकरेक्ट यानी चारों ठीक है। इनमें से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती हैं? मैकोंग नदी, साल्वीन, घाघरा, अरुण और सतलुज। तो इनमें से कौन सी नदियां हैं? तो आपको मैं बता दूं कि अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो ये भारत का रफली नक्शा है, और ये नेपाल हो गया, ये पीछे इतना बड़ा तिब्बत हो गया, और फिर ये काफ़ी बड़ा चाइना हो गया। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेज है तो इसको स्केल मत करना। तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? ये कैलाश के पहाड़ हैं तिब्बत में, और ये कैलाश मानसरोवर है, इसके पास से निकलती हैं ज़्यादातर नदियाँ, तो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो ये जो सिंधु नदी है इंडस, ये फिर भारत आके फिर पाकिस्तान चली जाती है। फिर ये सतलुज है जो भारत आती है शिपकिला पास से निकल के, तो सतलुज निकलती है बिल्कुल। और ये जो अरुण नदी है ये भी यहीं से निकलती है, ये बिल्कुल ठीक है। और अरुण के बाद घाघरा नदी भी यहीं से निकलती है। घाघरा नदी जो है ये फिर पहले भारत डायरेक्टली नहीं आती, पहले नेपाल जाती है, नेपाल से फिर भारत आती है। और ये जब 3 नदियाँ आपको याद होगा गंगा में मिलती हैं, घाघरा, कोसी और गंडक, तो ये तीनों गंगा में मिलती हैं, तीनों नेपाल से आती हैं। साल्वीन नदी ये भी यहीं से निकलती है, ये फिर म्यांमार की तरफ जाती है साल्वीन। और मैकोंग नदी ये फिर मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, बहुत सारे कंट्री है मैकोंग पे निर्भर करते हैं, तो ये सारी ही नदियां तिब्बत से निकलती है, आंसर है ऑल। और कुछ ऐसी हैं जो यहाँ नहीं दी जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तो सांगपो, ये भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बतन मानसरोवर के पास से, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है ये। और ये यहाँ पे एक और नदी है सतलुज, इंडस, सिंधु नदी। तो ये सारी हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। अब कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि चाइना की कौन सी नदी को हम येलो रिवर बोलते हैं? पीली नदी येलो रिवर किसको बोलते हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है? समझ में आ गया? सही मैच कौन सा नहीं है? बैलगाड़ी शरीयत नाम का खेल होता है महाराष्ट्र में। कॉक फाइट यानी मुर्गे की आपस में लड़ाई करवाते हैं, वो होता है आंध्र प्रदेश में। बुलबुल फाइट, बुलबुल एक वो होता है पक्षी, एक जानवर होता है, तो वेस्ट बंगाल में लड़ाई करवाते हैं उसकी। और कंबला करवाते हैं कर्नाटक में, ये खेल होता है कंबला, ये होता है कर्नाटक में। तो इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है? देखो बैलगाड़ी शरीयत महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी रेस होती है, इसमें भी बैल वगैरह की रेस होती है, नागपुर वगैरह में काफी फेमस है ये बैलगाड़ी शरीयत। और जो रूरल महाराष्ट्र है उसमें ज्यादातर होता है, मतलब मुंबई वगैरह में नहीं होता, जो रूरल महाराष्ट्र है उसमें होता है। कॉक फाइट मुर्गे की लड़ाई आंध्र प्रदेश में होती है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, इन सब में। यस, दिस इज करेक्ट, ये ऊपर के दोनों ठीक हैं। बुलबुल फाइट वेस्ट बंगाल में होती है? नहीं, बुलबुल फाइट होती है असम में।
असम में होती है और वहां का त्योहार होता है भोगाल बिहू, तो उसके दौरान ये होती है, तो सी गलत है। कंबला रेस होती है बैल गाय वगैरह की कर्नाटक में, ये ठीक है, तो सी गलत है, सिर्फ आंसर है ओनली सी। सही मैच कौन सा नहीं है वो पूछा है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जो है ये लक्ष्मीकांत से सवाल है ये। इनमें से ये आपके सामने चार स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी हमारी यानी हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, विच इज नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी अमंग दीज फोर, ठीक है। सबसे पहला, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। दूसरा, हमें हर बच्चे को जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसको शिक्षा का अपॉर्चुनिटी देना है। भारत का हर नागरिक टैक्स पे करेगा और अपने देश की रक्षा करेगा। चौथा, हमें हमारे देश की जो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसकी रक्षा करनी है। तो इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक बात और, इनमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बुक की ऐसी की ऐसी लाइन उठी हुई रखी रहती है एनसीईआरटी की, बस वो देखना है वो कौन सी मैच हो रही है। अगर लैंग्वेज में फर्क है तो फिर वो नहीं होगा। सबसे पहला है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, ये है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। पहले 10 थे, फिर हो गए थे 11। और ये जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटी। समझ में आया? आपको याद होगा सवर्ण सिंह कमेटी, तो 42nd जो अमेंडमेंट 42वां संशोधन 1976 का, उसमें ऐड किए गए थे मौलिक कर्तव्य। और इसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा संशोधन हुए थे 42वें संशोधन में। और 11वां जो वो था वो कब ऐड किया गया था? 11वां ये किया गया था 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें ऐड किया गया था ये वाला, दूसरे वाला, यानी ये जो राइट टू एजुकेशन है ये वाला। तो बी भी है, ए भी है। सी, हर सिटीजन को भारत के टैक्स पे करना है और देश की रक्षा करनी है, ये नहीं है, टैक्स वैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर। और चौथा, टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी लिखा है। तो ए, बी और डी है, आंसर है फर्स्ट। ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत की फोटो, आर्टिकल 51A के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटी एनलिस्ट की गई हैं, ये आप पढ़ सकते हो। 6 यहाँ पे लिखी हैं और 5 यहाँ पे लिखी हैं, 11। और ये जो 11वीं वाली है ये 86वां जो संशोधन में संविधान में संशोधन का अधिनियम है उसके तहत 2002 में किया गया था। और उससे पहले ये 10 ऐड किए गए थे, और ये 10 ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। अब कमेंट्स में लिख के ये बताइए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है ये हमने कौन से कंट्री से लिया था? आप जानते हो हमारे संविधान में जिनको बोलते हैं बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से ली हैं। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने कौन से कंट्री से लिया था, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पे। तो ये आप जानते हो मंदिर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। तो उनमें से जो वेसार जो प्रकार है, वेसार स्टाइल के, जो जैसे द्रविड़ सुना होगा आपने, नागर सुना होगा, वेसार सुना होगा, तो 3 तरह के मंदिर होते हैं मुख्यतः, द्रविड़, एक नागर और एक वेसार। तो वेसार वाला बेसिकली जो होता है वो मिक्स होता है, मतलब उसमें द्रविड़ की जो संरचना है वो भी होती है और जो उसमें जो द्रविड़ वाली भी होती है और नागर वाली भी होती है। तो अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से वंश हैं, इनमें से कौन से वंश हैं राजाओं के जिन्होंने वेसार स्टाइल के जो मंदिर हैं वो बनवाए। तो सबसे पहला है चालुक्य वंश, दूसरा है राष्ट्रकूट वंश, और तीसरा होयसाला, और चौथा है कनव वंश। चालुक्य वंश ने बनवाए थे, ये ठीक है। राष्ट्रकूटा वंश जो है इन्होंने भी बनवाए थे, होयसाला ने भी बनवाए थे। तो ए, बी और सी आंसर है, कनव नहीं है। ए, बी एंड सी, तो आंसर है थर्ड। और आपको बता दूं इनके बारे में कुछ, इनमें नागर और द्रविड़ दोनों तरह के वो होते हैं, इसलिए इसे हाइब्रिड भी बोलते हैं। दोनों का एक मिक्स है, दोनों का एक तरह से आपस में एक मेलॉन्ज कर दिया, एक मिला दिया। और इनमें विमान मंडप इन पे फोकस किया हुआ है। जो चालुक्याज ऑफ बदामी एंड कल्याणी इन्होंने बनवाए, राष्ट्रकूटाज ने बनवाए, जैसे कैलाशनाथ का जो मंदिर है एलोरा वहाँ पे होयसाला डायनेस्टी ने बनवाए, जैसे जो बेलूर के मंदिर वगैरह हैं वो सब बनवाए। तो ये इनके कुछ प्रकार हैं। चलो बातें हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है एनसीईआरटी बायो से। सबसे पहले, वेल और स्क्विड ये नेक्टॉन मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैरीन ऑर्गेनिज्म मतलब जो समुद्र में निवास करते हैं वो जंतु, समझ में आया? और ये जो वेल मछली होती है, वेल, वैसे वेल आपको बता दूं वेल मछली नहीं है, वेल एक स्तनधारी जीव है, यानी मैमल है, ये भी याद रखो। और स्क्विड ये एक नेक्टॉन के प्रकार है, ये ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा समुद्र मान लो, ठीक है, ये ऊपर सतह है और ये मैं नीचे जा रहा हूं, ये मेरा जो बिल्कुल समुद्र का जो नीचे का जो वो है यहाँ मिट्टी वगैरह होती है बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब ये सतह पे कई छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं जो उतनी तेज नहीं तैर सकते,
ठीक है, या बिल्कुल ही जो एकदम बस वहीं पे होते हैं, बिल्कुल सतह पे, वो बस एक तरह से ऐसा लगेगा सतह पे चिपके हुए हैं, वो तैरते नहीं है, या बहुत ही कम स्पीड से तैरते हैं। मतलब जो समुद्र में जो लहरें आती हैं उनकी जो स्पीड है, जो ओशियन करंट होते हैं, उनसे भी वो कम तेजी से तैरते हैं। तो एक तो ये है, इनको बोलते हैं प्लैंकटन। समझ में आया? जो सतह पे रहते हैं ज्यादातर। और कुछ हैं जो बीच में रहते हैं समुद्र के, जो तैरते ही रहते हैं पूरे टाइम, उन्हें बोलते हैं नेक्टॉन। और नेक्टॉन की स्पीड जो होती है वो समुद्र की लहरों से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये प्लैंकटन कई तरह के होते हैं भाई। जो प्लैंकटन है ये पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। तो या तो ये फाइटो, फाइटो मतलब पेड़, तो या तो ये फाइटो प्लैंकटन हो सकते हैं, या जू, जू मतलब जानवर, तो जू प्लैंकटन हो सकते हैं। दो तरह के हो सकते हैं। तो प्लैंकटन जो होते हैं ये या तो बिल्कुल ही स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते, या ये समुद्र की लहरों से ज्यादा स्पीड से नहीं तैर सकते, ये ठीक है, और ये सतह पे रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये एक समुद्र को कार्बन सिंक बना देते हैं। कार्बन सिंक मतलब होता है कार्बन को हटाओ। तो कार्बन को जो हटा पाता है उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वातावरण है उसमें से कार्बन को कौन निकालता है? एक तो है जो कार्बन को ऐड करते हैं, जैसे हमारी गाड़ियां, हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये इनकी वजह से बढ़ाता है ये। या हम आग जलाते हैं ऑक्सीजन की कमी में तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो ये तो कार्बन जोड़ रहे हैं, पर कार्बन को निकाल कौन रहा है? पौधे। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पौधे किस चीज का काम करते हैं? कार्बन सिंक का काम करते हैं। समझ में आया? इसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मतलब पौधे और प्लैंक्टन मतलब जो बिल्कुल सतह पे रहते हैं। तो जो समुद्र में जो पौधे होते हैं, क्या वो समुद्र से कार्बन निकालते हैं? क्या वो समुद्र में कार्बन सिंक का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये पौधे भी, याद रखो, समुद्र में कुछ मतलब गहराई तक सूरज की रोशनी जा सकती है, तो ये पौधे भी अपना खाना खुद बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस वजह से ये भी कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये भी ठीक है, ए बी सी तीनों ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये एनसीईआरटी का फोटो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली चीज है। इस पे तो मैं 10-15 क्वेश्चन सिर्फ इस एक फोटो पे बना सकता था। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये फोटो, तो इसको सेव कर लो, वरना अपनी बुक खोल लो। आपको 6ठी से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी, जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। वैसे नई भी पढ़ लो, कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो एक चला हुआ है शुरू से कि सब ओल्ड पढ़ते हैं, तो एक वो चला हुआ है, लेकिन नई वाली भी इक्वली गुड है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओल्ड पढ़ो, ओल्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको न्यू पढ़नी है। और फ्री है, ये नहीं कि पैसा खर्च करना है, फ्री। आप एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये याद रखो। चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, फोटो उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये मतलब कौन से एरिया की बात हो रही है। ये भारत, और ये पूरा जो चाइना और ये जापान, साउथ चाइना सी, और ये पूरा वो एरिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें ये जापान की तरफ जो ये ओशन करंट दिख रहे हैं आपको, ये दक्षिण की तरफ से जापान में ओशन करंट जा रहा है, और एक इस तरफ से आता है। तो बेसिकली ये जो ओशन करंट है, ये कौन से ओशन करंट है? अलास्का और बेंगोला। पहले तो ये समझ लो ओशन करंट क्या होते हैं। देखो, समुद्र की लहरें होती हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है बहुत चीज़ का, जैसे तापमान का पड़ता है। अगर गर्म पानी है और कहीं ठंडा पानी है तो वो उस हिसाब से मतलब वो भाव होगा। एक समुद्र में एक अंदर ही अंदर एक मंथन होता रहता है, क्योंकि सतह पे पानी गर्म हो जाता है, नीचे वाला ठंडा होता है, तो एक वो सर्कुलेशन होता रहता है पानी का। एक ग्रेविटी का प्रभाव भी पड़ता है। एक सैलिनिटी यानी जो नमकीन पानी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करता है, यानी लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पे मूव करता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ें याद रख सकते हो, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जो ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है, अर्थ की मूवमेंट का प्रभाव पड़ता है, कोरियोलिस इफेक्ट आपने सुना होगा शब्द, अर्थ की मूवमेंट का प्रभाव पड़ता है। ग्रेविटी का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से ज्वार और भाटा बनते हैं, जिन्हें टाइड बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये ओशियन करंट जो जापान के दक्षिण से एक आता है और जापान के ईस्ट में आता है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कुरोशियो एंड ओयाशियो। कुरोशियो एंड ओयाशियो ओशियन करंट। सारे ओशियन करंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो याद रखिए। और इनमें एक चीज समझने वाली ये है कि जो कुरोशियो है ये वार्म है, गर्म है, वार्म करंट है, और जो ओयाशियो है ये ठंडा है। और जो कुरोशियो है ये दक्षिण से जापान की तरफ जाता है, ताइवान वगैरह ये होके जाता है, और जो ओयाशियो है ये ईस्ट ऑफ जापान में जाता है। ये क्लियर है? तो ये इनकी जो ओशियन करंट सारे यहाँ पे हैं इस डायग्राम में। अच्छा डायग्राम है ये। इसमें जो ये लाल वाले हैं ये हैं वार्म करंट, और जो ब्लू वाले हैं ये हैं कोल्ड करंट।